प्रिय विद्यार्थियों, तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत अब तक हमने आधुनिक काल की पूर्व पीठिका के बारे में चर्चा की थी, जिसमें आधुनिक काल से पूर्व जो राजनीतिक परिस्थितियां थी, सामाजिक, साहित्यिक, कलात्मक, आर्थिक, सारी परिस्थितियों के ऊपर अपन ने चिंतन किया। अब हम ये देखेंगे कि आधुनिक कालीन हिंदी साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या थी या प्रमुख विशेषताएं उसकी क्या थी, उस काल में क्या क्या संभव हो पाया या जो परिस्थितियां बनी उसके साथ उन परिस्थितियों के वशीभूत क्या क्या नई स्थितियां हिंदी साहित्य के अंतर्गत बनी, इस विषय के ऊपर आज के व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे। मैं ये बताना चाहूँगी कि आधुनिक हिंदी साहित्य का जो प्रारंभ है वो 19वीं शताब्दी से माना जाता है। आपने देखा भारतेंदु जी के साथ साथ अन्य जो साहित्यकार थे, कवि थे, उन्होंने अंग्रेजों के राज्य के जो अत्याचार थे उनसे जनता को जागृत किया। फलस्वरूप ऐसी स्थितियां बनी कि देश प्रेम का भाव जागृत हुआ जनता में और अंग्रेजों की असलियत जो है वो उनके सामने आने लगी। इन परिस्थितियों के फलस्वरूप आधुनिक काल में जो पहला परिवर्तन आया वो ये था कि पद्य के साथ साथ गद्य का विकास हुआ। पद्य के साथ गद्य का विकास में विशेष कोई बाधा उत्पन्न नहीं हुई, क्योंकि इस काल में जो बातें कहनी थी उनके लिए गद्य का उद्भव और उसका विकास होना बहुत आवश्यक था। गद्य का उद्भव और उसका बहुमुखी विकास इस युग की प्रमुख विशेषता रही। मुद्रण के अभाव में साहित्य का केवल काव्यांग ही विकसित हुआ था अब तक, और आधुनिक काल से पूर्व साहित्य शब्द का अर्थ भी पद्य का पर्यायवाची माना जाता था। परंतु आधुनिक काल में इस विशेषता को लक्ष्य करके आलोचकों ने इसका नामकरण गद्य काल किया, क्योंकि गद्य साहित्य के विविध रूप जैसे कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, आत्मकथा, जीवनी, निबंध, रेखाचित्र, संस्मरण, रिपोर्टाज आदि इस काल में अस्तित्व में आने लगे थे। साहित्यकारों ने तत्कालीन परिस्थितियों के वशीभूत अपनी बातों को गद्य की विभिन्न विधाओं के माध्यम से प्रकट करना शुरू कर दिया था। यद्यपि भाषा उतनी परिष्कृत नहीं थी और इन विधाओं का स्वरूप भी प्रथम स्वरूप था, इसलिए बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन ये सारी विधाएं उस काल में अस्तित्व में आने लगी थी। दूसरा जो परिवर्तन हुआ उसमें ये हुआ कि खड़ी बोली हिंदी का विकास हुआ। खड़ी बोली हिंदी इस काल में साहित्य की प्रमुख भाषा बन गई और खड़ी बोली हिंदी में ही गद्य का आरंभ हुआ। ब्रज भाषा को इसने अपदस्थ करके यह भाषा गद्य लेखन के लिए अपना एकाधिकार इसने स्थापित कर लिया, और हिंदी साहित्य के इतिहास में नहीं अपितु विश्व के साहित्य में भी यह अभूतपूर्व घटना हुई कि केवल 50 वर्ष के छोटे से समय में शासकों और साहित्यकों द्वारा एक सर्वथा उपेक्षित खड़ी बोली ब्रज जैसी साहित्यिक रूप से समृद्ध और जनप्रिय भाषा को दबाकर साहित्य की एकमात्र भाषा खड़ी बोली हिंदी बन गई। इसका कारण ये था कि खड़ी बोली संपूर्ण हिंदी भाषी जो प्रदेश थे उनकी पारस्परिक बोलचाल और संपर्क की भाषा थी। इसलिए नए साहित्य को जनता तक पहुंचाने के लिए इसे माध्यम बनाना इस युग की अनिवार्यता बन गई। इस काल में साहित्य जनजीवन को छूता हुआ चला गया और परिवर्तन बहुत शीघ्र और अस्थायी हुए। यह काल सबसे अधिक
घटनापूर्ण, परिवर्तनशील, बहुमुखी और प्रत्येक अंग का समुचित विकास करने वाला हुआ। इसलिए कुछ विद्वान इसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कह देते हैं। परंतु मुख्य जो स्वरूप था खड़ी बोली हिंदी का वो यही था कि इस काल में राजनीतिक उथल पुथल बहुत थी, सामाजिक उथल पुथल बहुत थी। इसकी वजह से लोगों को जो लोक भाषा थी उसी में अपने विचार पहुंचाने के लिए सर्वथा उपयुक्त भाषा यही थी। इसलिए खड़ी बोली हिंदी जो थी उसने इस काल में साहित्य की भाषा का स्वरूप धारण कर लिया। एक और जो बहुत महत्वपूर्ण विकास इस काल में हुआ वो था राष्ट्रीय भावना का विकास। यानी आधुनिक काल की जो प्रमुख विशेषता रही राष्ट्रीय भावना का विकास, वो इस काल की राजनीतिक चेतना के कारण हुआ। इस चेतना का रूप प्रत्येक उत्थान में बदलता रहा। यानी प्रथम उत्थान में राजनीतिक चेतना के फलस्वरूप राजभक्ति, देशभक्ति, अतीत के गौरव का अतीत के गौरव का ज्ञान और गान, उसकी वर्तमान सोचनीय दशा पर चिंतन, जागृति का संदेश, भारत के बचे हुए गौरव की रक्षा करने का प्रयत्न, ये सब कार्य प्रारंभिक स्थिति में हुए, जिसे प्रथम उत्थान भी कहा जाता है इस काल का। इस काल का जो द्वितीय उत्थान था उसमें कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, जैसे कांग्रेस की स्थापना, उसका अस्तित्व, द्विवेदी युग के अस्तित्व के साथ नवीन राष्ट्रीयता का प्रादुर्भाव, देशभक्ति की कविता में अतीत के गौरवगान के साथ सामान्य जनता का महत्व, कवियों ने गरीब, किसान, मजदूर, विद्यार्थी, समाज के नवयुवकों में देशभक्ति का संचार किया, हिंदू मुस्लिम एकता राष्ट्रीय भावना की प्रतीक बनी, साहित्य में गांधी जी का अहिंसात्मक राष्ट्र प्रेम सिद्धांत प्रतिफलित हुआ, आत्म बलिदान का महत्व बढ़ा और सत्याग्रहियों की गौरव गाथा का ज्ञान लोगों को हुआ। ये बहुत महत्वपूर्ण स्थितियां थी जिनसे आम जनता में देशभक्ति की लहर फैलती चली गई। स्वतंत्रता के पुजारियों का यशगान किया गया और साहित्य और कविता ने, काव्य ने इस काल में जन जागरण का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जन जागरण में। तृतीय उत्थान जो इस काल का था उसमें राष्ट्रीय प्रेम भाव में वीर पूजा और स्वतंत्रता प्रेम, मानवता के प्रति प्रेम, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश को विश्व बंधुत्व के स्वर में बांधना, ये प्रमुख जो स्थितियां थी वो इस काल के तृतीय उत्थान में देखने को मिलती हैं। और उसके बाद जो परिवर्तन आया आधुनिक काल के अंतर्गत ही, जिसे चौथा उत्थान कहते हैं या प्रगतिवाद कहते हैं, इसके अंतर्गत राष्ट्रीय भावना तो विषय थी ही काव्य का, हरिजन, श्रमिक, कृषक वर्ग आदि के महत्व का भी प्रतिपादन किया गया। इस काल में राष्ट्रीय प्रेम, अंतर्राष्ट्रीय प्रेम, विश्व शांति, सहबंधुत्व, सह अस्तित्व, पंचशील के आदर्श और राष्ट्रीय भावना का विकास, गद्य पद्य, नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध आदि सभी क्षेत्रों में ये विषय देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ ही सामाजिक क्षेत्र में भी नवयुग की चेतना आई। सामाजिक क्षेत्र में नवयुग चेतना का जो मानवीय स्वरूप प्रकट हुआ उसके अंतर्गत साहित्य ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई। साहित्य का साध्य उच्च वर्ग ही अब नहीं रह गया था, बल्कि
साहित्य जनता और निम्न वर्गीय जनता के जो कष्ट थे, उनके विचार थे, उनसे संयुक्त होकर यथार्थ की भूमिका पर उतर आई थी। इस काल के साहित्य ने अनुभूति परक साहित्य लिखा गया। इस काल में निम्न वर्ग और शोषित वर्ग की जो चेतना थी, उसे व्यक्त करने में मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव दिखाई दिया। नवयुग की चेतना में यथार्थवाद का जो विशेष महत्व था, वो इस काल में देखने को मिला। इस प्रकार कई उत्थान और कई स्वरूपों में परिवर्तित होते हुए आधुनिक काल तत्कालीन परिस्थितियों को काव्य के माध्यम से व्यक्त करता रहा। इस काल में विषयगत जो बातें थी, उनके साथ साथ कविता की शैली में भी परिवर्तन हुआ और क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। प्रारंभ में एक नई शैली का विकास हुआ, जिसे गद्य शैली के नाम से पुकारते हैं। और दूसरा जो परिवर्तन हुआ, उसमें लोक साहित्य का स्वर दिखाई देता, तो कहीं कजरी, कहीं ठुमरी, कहीं लावनी इत्यादि में जो स्वर मिलते हैं, वो इस काल में दिखाई दिए। इतिवृत्तात्मकता का वर्णन हुआ। छायावाद में रहस्यवाद का मिश्रण दिखाई दिया। तो इस काल में कोमलकांत पदावली में रचनाएं हुई। और फिर प्रगतिवाद में आते आते अलंकारिक शैली और कोमलकांत पदावली का विरोध हुआ, क्योंकि इस काल में जब यथार्थ स्थितियां लिखी जाने लगी, तो शैली भी बहुत साधारण हो गई थी। छायावाद से काव्य में छंदबद्धता की कड़ियां टूट गईं और मुक्त छंद को ही महत्व दिया जाने लगा। फिर भी छायावाद में संगीतात्मकता काव्य से अलग नहीं हुई। और इस प्रकार पक्ष और कला पक्ष दोनों गौण तो नहीं हुए, लेकिन जन विचारधारा को व्यक्त करने के लिए इनको सरल रूप में गढ़ा गया। वर्तमान युग में शैली पक्ष के अंतर्गत अभी भी नए प्रयोग हो रहे हैं, और शैली का ये प्रयोग भाव पक्ष को दबाने वाला नहीं, बल्कि उजागर करने वाला है। धन्यवाद।